Gaussian surface is symmetric, then we can easily find electric flux. But how can we find electric flux is Gaussian surface is asymmetric. जैसा आप देख सकते हैं ये asymmetric Gaussian surface है, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल रिमेन सेम. और इलेक्ट्रिक फ्लक्स गोसला क्या कहता है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज Q नेट चार्ज इनक्लोज्ड इन दिस क्लोज सरफेस, चाहे वो सिमेट्रिक है चाहे वो एसिमेट्रिक है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द फॉर्मूला. अगर सिमेट्रिक है तो इजीली हम कर सकते हैं. ये सिमेट्रिक, तो इसके अंदर यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है. तो ये जैसे पहले स्मॉल सरफेस एरिया ज्यूम किया था हमने, और ये जो सरफेस एरिया है इसका जो नॉर्मल है यानी कि एरिया वेक्टर वो रेडियल डायरेक्शन में है इसके, अलोंग द रेडियल. तो यहाँ पे E डॉट ds दैट विल बी EDS cos 0, और cos 0 1 E इंटू ds. ये होगा हमारा स्मॉल फ्लक्स d फाई. तो टोटल फ्लक्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे E की वैल्यू पुट कर दी थी हमने, दैट इज Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटू ds का इंटीग्रेशन. एंड ds का इंटीग्रेशन क्या होगा यहाँ पे, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर, और वो हमें पता है 4 पाई r स्क्वायर. ये कैंसिल होके ये दैट इज Q ओवर एप्सिलॉन नॉट. ये हम कर चुके हैं. अब इसके लिए प्रूव करना है क्या फ्लक्स सेम रहेगा, तो इस पे हम कोई भी एज्यूम कर लेते हैं. हम ये हमने जो है एक स्मॉल सरफेस एज्यूम कर ली, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में नहीं है. एरिया वेक्टर इज नॉट रेडियल डायरेक्शन में नहीं है, तो एरिया वेक्टर इसके सरफेस के परपेंडिकुलर लेते हैं. ये है हमारा एरिया वेक्टर NDS. अगर ये स्मॉल सरफेस एरिया DS है, या इसको DA ले लेता हूं मैं कैपिटल, दैट इज DA, और ये एंगल थीटा है. तो ये जो सरफेस एरिया है DA, ये यहाँ पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगा. अगर हमें ये नॉलेज हो कि ये सॉलिड एंगल पता लग जाए तो वी कैन इजीली फाइंड आउट कितना फ्लक्स होगा यहाँ से. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी कैन यूज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सॉलिड एंगल. बेसिक डेफिनेशन क्या है सॉलिड एंगल की, जैसे ये सॉलिड एंगल निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, ds सरफेस एरिया. कौन सा सरफेस एरिया, जो रेडियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो, उसमें एरिया वेक्टर और रेडियल वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, तो ds अपॉन r स्क्वायर. दिस इज द सॉलिड एंगल एट दिस पॉइंट फॉर दिस सरफेस. लेकिन यहाँ पे सॉलिड एंगल क्या होगा, सॉलिड एंगल तो यहाँ पे अगर मैं इस सरफेस को यहाँ ड्रॉ कर दूं, ये ऐसे सेम इनसाइड, ये ड्रॉ कर दी मैंने ये, तो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितनी है हमारी, स्मॉल r. ये जो सरफेस एरिया है ये हमेशा ये पैरेलल है, इसका एरिया वेक्टर रेडियल के डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे इस सरफेस एरिया को मैं ds लिखूंगा. तो ये सॉलिड एंगल कितना होगा यहाँ पे, ds अपॉन r स्क्वायर. लेकिन इसके अनुसार सॉलिड एंगल क्या होना चाहिए, इस सरफेस के अनुसार सॉलिड एंगल तो सेम होगा, लेकिन डेफिनेशन चेंज हो जाएगी. एरिया वेक्टर ds की जगह क्या आ जाएगा हमारा, dA, ये आ जाएगा. और dA तो इस डायरेक्शन में है, तो हमने कौन सा लेना है, रेडियल वेक्टर की डायरेक्शन में, और रेडियल वेक्टर की डायरेक्शन में क्या होगा, dA cos थीटा. तो इसको dA cos थीटा लेंगे, dA नहीं लेंगे, यहाँ पे dA cos थीटा लेंगे, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, दिस रेडियस स्क्वायर. और रेडियस यहां से यहां तक मैंने सपोज कैपिटल R ले लिए, ये कैपिटल R और ये स्मॉल r, तो दिस इज दिस वन. तो यहाँ पे हमने फ्लक्स निकालना था, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहां से. तो dA cos थीटा विल बी इक्वल टू r स्क्वायर इंटू ds अपॉन स्मॉल r स्क्वायर. ये वैल्यू यहां से मैंने निकाल ली. अब इजीली हम इसको प्रूव कर सकते हैं. अब देखो यहाँ पे फ्लक्स निकालना है, तो बेसिक डेफिनेशन क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. एरिया वेक्टर यहाँ पे मैंने स्मॉल एरिया वेक्टर dA से लिखा, ना कि ds से, टू डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एरिया एंड दिस एरिया. ये एरिया अलग है, ये एरिया अलग है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा, अगर यहाँ पे KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्या होगा, KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर. और इस K की वैल्यू भी पुट कर दो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड. डॉट dA, क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है, नहीं. सेम डायरेक्शन में होते तो E डॉट dA EDA होता है, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में बीच में एंगल थीटा है, तो इसको लिखेंगे हम EDA cos थीटा. तो इसलिए यहाँ पे आगे आ जाएगा dA cos थीटा, और dA cos थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ से, तो दैट इज Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटू dA cos थीटा. ये है हमारा r स्क्वायर ds अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, और ये r स्क्वायर कैंसिल, और यहां से
ये ds क्या है हमारा, ये वाला एरिया ये। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूं, अगर ये स्मॉल फ्लक्स आया, टोटल फ्लक्स क्या होगा इस सारे का इंटीग्रेशन, तो ये जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएंगे, q/4πε0 r² इंटू ds का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेट, और इसका इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे ds, तो इस स्मॉल स्फीयर जो है बीच में जो इनसाइड स्फीयर है इसका सरफेस एरिया आ जाएगा, एंड दैट विल बी 4π r², और ये 4πr² कैंसिल, तो अगेन सेम रिजल्ट वी obtained the same result. I have drawn various situations. In this there are some basic problems and there are some typical problems. This is typical problem of advanced level and JEE mains level. This one is also typical problem. This is also typical problem, and rest are simple or basic problem, and that will help you to solve these typical problems on electric flux. So first of all, what is electric flux? What is the physical significance? You know, it measures the number of electric lines crossing a particular area. Area may be open surface or that may be closed one. So you can see this is not closed. This is an open surface area. This is closed surface. This one, all these are closed, Q. Now we can calculate electric flux due to you can say electric field may be uniform, may be non-uniform, may be variable. So first of all, what is the basic definition of electric flux in terms of Gauss law? That is, it is the dot product of electric field intensity and area vector. You can say surface integral. And the second, the easy way to calculate electric flux is the charge multiplied by 1/epsilon. As you can see, Q divided by epsilon. Students, you can pause the video and you can try to solve all these problems at your own level. After that, you can consult the solution. Okay, so I am starting one by one. So this is the basic definition. Flux is equal to Q upon epsilon. This Q is the net charge inside the closed surface. Now in this is not the closed surface, so this formula will not be applicable. Q upon, because there is no closed surface, so this is open surface, so this Q net will not be applicable here, but we will use this one, E dot ds. The basic definition we can use here. Electric field is constant. Area vector is also in the same direction as the direction of electric field, so the flux answer will be EA. Its answer will be EA. Very simple. Here electric field is perpendicular to area vector. You know, it is the dot product. Its answer will be 0. So two problems, very simple. In this case, electric field will be EA and it will be positive plus. And in this case, it will be 0. Now, what will be the electric flux in this situation? Here, this area vector is not parallel to electric field. So we will take dot product E ds cos theta. So here flux will be E ds cos of theta. This will be your answer. Here electric field is constant. When electric field is variable, then there is another method of integration we will discuss later on. Now, to understand electric flux in a better way, you must have the knowledge of a solid angle. And what is the solid angle? You can see. Suppose there is some portion of this sphere, surface of this sphere. I have taken this surface. This was a sphere, and I have taken a portion of it. ये जो सरफेस एरिया है, इसके सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? 3 dimensional angle. I am talking of that 3 dimensional. That is solid angle. You know it very well. This is the basic formula ds upon r². और स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना होता है? क्योंकि इसका सरफेस एरिया होता है 4πr² डिवाइड बाय r², 4π. तो अगर हमें सॉलिड एंगल की नॉलेज है तो फ्लक्स बहुत इजी कैलकुलेट हो जाएगा. सपोज यही सिचुएशन है, मान लिया इसमें वन सिचुएशन यू कैन टेक. मान लिया हमारे पास एक हेमिस्फेयर है, दिस इज हेमिस्फेयर, और यहाँ पे जो है एक चार्ज क्यू रखा हुआ है. व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस? अगर ये फुल स्फेयर होता तो फ्लक्स कितना होता है यहाँ पे? अगर ये फुल स्फेयर होता है ऐसे, इफ दिस वुड हैव बीन फुल स्फेयर, तो फ्लक्स कितना होता? क्यू नेट डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होता. लेकिन इसमें हाफ पोर्शन जो है इज नॉट देयर, तो इसका हाफ होएगा. लेकिन इसका जनरल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? इन टर्म्स ऑफ सॉलिड एंगल कैसे निकालेंगे? उसके लिए आई विल रीराइट दिस, दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इसको मैं लिख सकता हूं, इसको 4π से डिवाइड और 4π से मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारा?
दिस इज के क्यू इंटू 4 पाई। तो 4 पाई क्या है? सॉलिड एंगल ऑफ स्फीयर। अगर हमने हेमिस्फीयर का निकालना है तो यहाँ 2 पाई आ जाएगा। अगर हमने सिर्फ इसका निकालना है, इसका, तो इसका सॉलिड एंगल आ जाएगा। अगर हमने इसका निकालना है, इसमें कितना फ्लक्स होगा, तो यहाँ पे जो है ये सॉलिड एंगल चाहिएगा हमें। ये सॉलिड एंगल मान लिया डी ओमेगा है, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4 पाई को रिप्लेस करके मैं इसका सॉलिड एंगल नॉट पुट कर दूंगा यहाँ पे, दैट विल बी दिस। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स. If we know the solid angle, it is very easy formula. The point is you have to be careful for calculating solid angle. तो solid angle की basic definition यहाँ से हम लिख सकते हैं। अब point ये है कि I am writing this formula here. Phi is equal to KQ into solid angle. अब अगर solid angle पता है तो easily निकाल लें. This is one way. Second way that may be longer one, that is E dot ds. इसको यूज करके हम फ्लक्स निकाल सकते हैं डायरेक्टली। इट इन्वॉल्व्स ए लॉट ऑफ इंटीग्रेशन फॉर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स। अब इसके अंदर आ जाओ, यहाँ पे स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम बड़ी बेसिक प्रॉब्लम है, इन एवरी एग्जाम, जो बोर्ड एग्जाम उसमें पूछी जाती है कि क्यूब है, क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, तो किसी भी फेस से बताओ इसका फ्लक्स कितना होगा। क्लियर है कि यहाँ से लाइंस जो है ऑल डायरेक्शंस में एमर्ज आउट होंगी, इलेक्ट्रिक लाइंस विल एमर्ज आउट इन ऑल डायरेक्शंस। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? दैट इज के क्यू, यू कैन से के क्यू इंटू 4 पाई, ये होगा। लेकिन सिर्फ एक फेस का कितना होगा? तो 1/6 हो जाएगा यहाँ पे। तो आंसर हमारा आ जाएगा इस केस में, दैट विल बी Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो हो गया टोटल फ्लक्स, इसको 6 से डिवाइड कर दिया, देयर आर 6 फेसेस, तो जो एंगल है वो भी क्या कितना हो जाएगा? ये जो एंगल है डी ओमेगा, ये 4 पाई तो पूरे स्फीयर का था, तो इसको 6 से डिवाइड कर दिया, तो इसका हमें ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। डी पाई की वैल्यू, डी ओमेगा की वैल्यू 4 पाई बाय 6 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, यही आएगा सेम, यही सेम आंसर आएगा। अगर मैं यहाँ पुट करूंगा इसमें, तो दैट विल बी द सेम वैल्यू। K इज योर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनटू एंगल इज योर सॉलिड एंगल 4 पाई बाय 6, ये कैंसिल हो गया, वही सेम आंसर आ गया। लेकिन ये तो इजी प्रॉब्लम है। अब पॉइंट है कि ये चार्ज कॉर्नर पे हो तो 1/8 हो जाएगा, यू नो। यहां से अगर इसको पूरा एक क्लोज सरफेस बनाए तो 8 क्यूब्स हम अरेंज कर सकते हैं, तो इसके अक्रॉस जो फ्लक्स होगा इसमें वो 1/8। इट इज सिंपल प्रॉब्लम, बट दिस वन इज नॉट सिंपल, दिस इज ऑफ एडवांस लेवल प्रॉब्लम। यहाँ पे ये जो चार्ज है मैंने इसको शिफ्ट कर दिया टुवर्ड्स दिस फेस, इसको आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो कितना फ्लक्स होगा, इस फेस से कितनी लाइंस क्रॉस करेंगी, ये यू हैव टू फाइंड आउट दिस। हाउ मेनी लाइंस विल क्रॉस दिस। तो मेरे को यहाँ ये सॉलिड एंगल पता होना चाहिए, एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है? ई डॉट डी एस, इसका बेसिक मेथड से निकाल लेंगे ये। तो आई विल टेक दीज ऑल दीज 3 प्रॉब्लम्स इन द लास्ट। फर्स्ट आई हैव टू सॉल्व सिंपल दिस वन, यू कैन से। अगर इसका निकालना हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है यहाँ पे, और ये एरिया इसको क्रॉस करेगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा इसमें? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, यू नो। जब इलेक्ट्रिक लाइंस एंटर कर रही हैं किसी क्लोज सरफेस में तो फ्लक्स नेगेटिव होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस एंटर कर रही हैं तो एरिया वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है 180, तो यहाँ फ्लक्स नेगेटिव होगा, और कितना होगा? E इंटू दैट इज माइनस में होगा, और कितना होगा? एरिया ऑफ दिस। अगर मैं इसकी रेडियस r ले लूं तो दिस विल बी पाई r स्क्वायर। ये फ्लक्स होगा यहाँ एंट्री टाइम पे, और जहां से फिर लाइंस क्रॉस करेंगी तो जो लाइंस एंटर करेंगी वही एग्जिट करेंगी, तो इतना ही फ्लक्स होगा सेम यहाँ पे, E इंटू पाई आर स्क्वायर। तो सिर्फ इस का अगर पूछा जाए तुमसे कि यहां से कितनी लाइंस निकले, इसका कितना फ्लक्स होगा, तो यही आएगा। लेकिन वैसे अगर मेथड से करेंगे तो इट विल टेक टाइम, उसमें जो है उसके लिए बेसिक मेथड क्या है वो बता देता हूं एक बार कैसे करना है। बाकी आंसर E इंटू पाई आर स्क्वायर ही आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट है, उसको कैसे करना है, ये हमारा सिचुएशन है। इसके लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिखा दिया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सेंटर लाइन है हमारी। अब यहां से इसको जो है, ये इसकी रेडियस r है, तो ये एंगल मैंने थीटा ले लिया, तो यहाँ पे एक स्मॉल सरफेस एरिया लेंगे हम ds, लेकिन उसका जो नॉर्मल है वो इस डायरेक्शन में होगा, इसके साथ थीटा एंगल बनाएगा। तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे, ये कंपोनेंट हो गया ds cos थीटा और अपवर्ड हो गया ds
साइन थीटा। अब ds साइन थीटा और e परपेंडिकुलर है तो इसका कोई फ्लक्स नहीं होगा, ऊपर इधर भी ऐसे ही कैंसिल आउट, सिर्फ इसके कारण फ्लक्स होगा। तो इसका जो टोटल फ्लक्स होगा e ds cos थीटा का इंटीग्रेशन इससे आएगा, और आंसर कितना आएगा, वो आएगा हमारा e इंटू पाई आर स्क्वायर। बेसिकली ये कर्व्ड सरफेस है, लेकिन इफेक्टिव एरिया जो होगा वो ये एरिया होगा, ये इसका जो इफेक्टिव एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होगा। वैसे तो हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया कितना है 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन उसमें से ये ds sin थीटा तो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा फ्लक्स के लिए, तो ओनली ds cos थीटा, तो उसका अगर इंटीग्रेट करेंगे तो इफेक्टिव एरिया पाई आर स्क्वायर आएगा। एंड यू कैन सी, अभी मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं, ई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, तो ई तो हमारा कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लो सीधा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है बाहर आ जाएगा। ds, ये जो ds है इसका सरफेस एरिया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कोई भी एक सरफेस मान लेता हूं मैं, इसको आई एम ड्राइंग वन मोर फिगर इन दिस वे। यहां से मैंने ये थीटा एंगल लिया था, तो ये जो है ये रेडियस तो कॉमन है, r है हमारी, ये r है तो ये भी r है, तो इसके अंदर जो है यहां मान लिया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और ले ली मैंने d थीटा, तो ये जो एरिया होगा इसका लेना है हमें एरिया। तो कैसे लेंगे इसका एरिया, ये पूरा 3 डायमेंशनल है तो इट विल फॉर्म ए रिंग, एक रिंग बनेगी यहाँ पे ऐसे, जैसे देखो ये देख सकते हो आप, ये ऐसे रिंग बनेगी, तो मेरे को इसका एरिया चाहिए, इस रिंग का एलिमेंटल एरिया चाहिए, और फिर उस एरिया को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये ds आ जाएगा मेरा टोटल। तो उसके लिए क्या करना है, ये r है तो ये r cos थीटा, तो इस रिंग की रेडियस कितनी होगी r sin थीटा, तो रिंग का सरकमफेरेंस कितना होगा, जो रिंग ली है दैट विल बी 2 पाई r, इसका जो सरकमफेरेंस होगा 2 पाई इंटू दिस रेडियस, और रेडियस कितनी है हमारी r sin थीटा। अब ये तो इसका ये आ गया, इसके बाद इसकी विड्थ भी तो है, ये तो होगी इसकी लेंथ, सरकमफेरेंस तो बन गई इसकी लेंथ, ये जो शेडेड पट्टी दिखाई दे रही है, और इसकी जो विड्थ होगी दैट इज r d थीटा। तो इसका जो एरिया है वो कितना आएगा हमारा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं दैट विल बी ds की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई r स्क्वायर sin थीटा d थीटा, एंड cos थीटा ऑलरेडी हमारा है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट योर आंसर। कैसे करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू e इंटू 2 पाई, 2 को अभी उसके साथ ले लो, 2 इसके साथ हो जाएगा यहाँ पे, e इंटू पाई आर स्क्वायर, 2 इसके साथ होगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, दैट विल बी साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा, ये आ गया। और लिमिट जो थीटा है इसकी वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगी, अगर मैं इसको, ये रिंग ऐसे ली थी हमने, अगर थीटा वैल्यू 0 से पाई बाई 2 ले जाऊंगा तो ये पूरा हेमिस्फीयर इंक्लूड हो जाएगा, तो 0 टू पाई बाई 2, so this will be e into pi r square sin 2 theta, that is minus cos 2 theta divided by 2, ये आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे 0 टू पाई बाई 2, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी, दिस विल बी इक्वल टू e इंटू पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर, क्योंकि ऊपर यहाँ पे 2 आएगा, 2 डिवाइड बाई 2 कैंसिल होके दिस विल बी योर आंसर। तो ये जो है इंटीग्रेशन को यूज करके हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसको अगर सॉलिड एंगल के हिसाब से निकालें तो बहुत ही सिंपल है। सॉलिड एंगल का जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो क्या था, दैट इज के क्यू इंटू डी ओमेगा, ये है फ्लक्स निकालने का। सॉलिड एंगल पता होना चाहिए, और ये जो है, अब मान लिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकाल लेंगे, ये सिचुएशन ये वाली, एक हेमिस्फीयर है, चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब यूनिफॉर्म नहीं है, पहले तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे क्रॉस कर रही थी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता जा रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस फार अपार्ट होते जा रही हैं, तो इसका फ्लक्स कितना होगा, तो क्लियर है, अगर ये पूरा स्फीयर होता तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट, अब कितना आएगा Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इस मेथड से अगर करेंगे तो कितना आएगा के क्यू इंटू डी ओमेगा, डी ओमेगा क्या है, इसका सॉलिड एंगल, यहाँ पे पूरा है फुल स्फीयर का 4 पाई, हेमिस्फीयर का 2 पाई, और के की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल होके 2 हो जाएगा, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज आल्सो सिंपल प्रॉब्लम, दिस इज आल्सो सिंपल प्रॉब्लम, इसका अगर करना है तो सेम आएगा, क्योंकि जो अपर हाफ जो है वो लाइंस जो है गायब हो जाएंगी, जो बाकी हाफ है वो लाइंस क्या होंगी, सारी इससे कोन से पास करेंगी। तो दीज 2 प्रॉब्लम्स आर आल्सो वेरी सिंपल।
तो ओनली दीज 3 प्रॉब्लम्स आर लेफ्ट, दिस वन, दीज 3 प्रॉब्लम 1 2 3, और इनको सॉल्व करने के लिए पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये एक डिस्क है राउंड उसमें, और यहाँ पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो ये बताना कितना फ्लक्स होगा। तो 2 तरीके हैं, एक बार इसका सॉलिड एंगल निकाल लो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका है ई डॉट डी एस से, तो मैं दोनों से 1 बाय 1 करूंगा, आंसर विल बी सेम। इसमें अगर हमने डिस्क ले ली, ये कोई भी डिस्क है और यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, ये इसका जो सॉलिड एंगल होगा ये सॉलिड एंगल होगा, और ये सॉलिड एंगल किस पे डिपेंड करेगा, इस थीटा पे डिपेंड करेगा, ये एंगल थीटा। तो और ये इसकी रेडियस आर मान ली हमने डिस्क की, तो इसका सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है 2π1 माइनस कोस थीटा। लेकिन ये प्रॉब्लम मोस्टली सॉल्व मिलती है यार उसमें, लेकिन ये नहीं मिलेगी। इसके अंदर क्या है, वही चार्ज यहाँ तो डिस्क के फ्रंट में रखा हुआ है, यहाँ पे वही चार्ज किसके फ्रंट में रखा हुआ है, फ्लैट सरफेस, प्लेन सरफेस, एंड प्लेन सरफेस में भी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, वो कैसे भी हो सकती है। तो उस केस में कैसे निकालेंगे हम, तो दैट इज ए कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, सो वी विल सॉल्व इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहां से आया, तो इसका हम सॉल्व करने से पहले इसका फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स पहले मैं आंसर लिख देता हूं, इसका कितना आएगा, रूल क्या है हमारा, के क्यू इंटू डी ओमेगा, ये फ्लक्स होगा के क्यू, इसका सॉलिड एंगल का फॉर्मूला भी बताया है मैंने, 2π इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ये फॉर्मूला, के की वैल्यू 1/4π एप्सिलॉन नॉट, तो ये q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस थीटा, ये आंसर आएगा इसका डायरेक्ट, ये तो क्या डायरेक्ट आंसर, ठीक है। लेकिन इसको एनालिसिस करने के लिए, टू हैव योर ग्रिप ऑन द कंसेप्ट, तो इसको हम दोनों तरीके से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सॉलिड एंगल निकाल के दिखाएंगे ये कैसे आया, और दूसरा ई डॉट डी एस से, उसके बाद आई विल टच ऑल दीज प्रॉब्लम्स। तो आंसर विल बी दिस वन, आई एम राइटिंग आंसर q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस थीटा। Those students who know this method, they can fast forward this to wait for this all these solutions. So let us solve this one. पहले मैं इसका सॉलिड एंगल निकालता हूं, इसको सॉलिड एंगल की बेसिक डेफिनेशन क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया, नॉट दिस सरफेस एरिया, ये नहीं ले सकते हम, ये तो फ्लैट सरफेस है, हमने कौन सा लेना है, कर्व्ड सरफेस, ये सरफेस एरिया लेना है, ये सरफेस एरिया लेना है। तो ये डिस्क के केस में कितना होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, इस स्फीयर को, होलो स्फीयर की जो कैनोपी है, इसको हम रिंग्स में डिवाइड कर लेंगे। मैं यहां पे बना रहा हूं अलग से, दिस वन, ये डिस्क हमारी यहां थी, ये डिस्क तो यहां थी हमारी, ये डिस्क, अब ये इसका निकालना है मैंने, तो ये डिस्टेंस, ये जो है, ये मान लिया हमारी ये r है, this is r, so we have to calculate the area of this hemisphere, or not hemisphere, of this portion of this sphere. So यहाँ पे मैंने एक रिंग ले ली, और इस रिंग का वो जो कितना होगा, तो ये इसकी रेडियस मान लिया, ये रिंग की रेडियस x मान ली, तो x की वैल्यू कितनी होगी इसमें, r cos अल्फा, मैंने इसके साथ ये अल्फा एंगल मान लिया, तो दैट विल बी r sin अल्फा। ओके, तो इसका जो वॉल्यूम सरफेस एरिया कितना आएगा, 2πx इंटू dx, एंड x इज योर r sin अल्फा, व्हाट इज dx, ये विड्थ, इसकी विड्थ ऑफ दिस, एंड दैट विड्थ विल बी, यू कैन से, इस एंगल को मैं d अल्फा ले लूं, तो दैट विल बी r d अल्फा, तो ये 2πr स्क्वायर sin अल्फा d अल्फा, उसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो यू विल गेट योर दिस सॉलिड एंगल, ये सॉलिड एंगल आ जाएगा यहाँ पे, मतलब इसका सरफेस एरिया आ जाएगा, दिस विल बी द सरफेस एरिया ds, इसका पूरा जो सरफेस एरिया वो आ जाएगा हमारा इसका, एंड दैट विल बी योर 2πr स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू 0 to थीटा, यहाँ पे डिस्क थी हमारी ये, और ये एंगल थीटा था, तो अल्फा की वैल्यू जो है, ये था हमारा अल्फा, यहाँ पे हमने रिंग ली है, और ये डिस्क है यहाँ पे, तो ये अल्फा जो लिया है, अल्फा की वैल्यू 0 to थीटा, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2πr स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा,
और इसको अगर आर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे दैट विल बी दिस फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला कहां से आया? सॉलिड एंगल का आई हैव डिस्कस्ड। तो अब इसमें जो है ये इससे जो है ये डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं यहाँ से। सपोज वी डोंट नो दिस फॉर्मूला ऑफ सॉलिड एंगल, ये भी हो सकता है किसी को ये याद ना हो, तो इन दैट केस कैसे करें इसको, तो वो भी मैं बता देता हूं। हाउ विल यू टैकल दिस प्रॉब्लम इफ यू डोंट नो द सॉलिड एंगल ऑफ ए डिस्क? तो कैसे करेंगे? ये डिस्क है हमारे और ये यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है एट ए डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमें मान लिया पता है। तो यहां पे क्या करेंगे हम, इस पॉइंट पे कोई भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो यहाँ पे एक रिंग जो है एलिमेंटल रिंग इसमें अज्यूम कर लेंगे हम, ये दिस वन, ये थीटा एंगल है और वो एलिमेंटल रिंग है उसकी विड्थ जो है ये थीटा है, तो ये डी थीटा होगा हमारे यहाँ पे। तो इसका जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर ये होगा NdS। तो पहले ये ds कितना होगा? ds इज दिस वन, ये जो मैंने शेडेड पोर्शन दिखाया है, यानी कि इस रिंग के सरकमफेरेंस का एरिया जो एक वाइड स्ट्रिप है। तो कैसे निकालेंगे? तो हमें ये रेडियस चाहिए कि उसकी, ये x अगर मान लो तो दैट विल बी 2 पाई x इंटू dx, ये होगा इसका